दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉनरास ऑफ लिटरेचर को। 5 मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर हैं। फर्स्ट वन पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म। चलें अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोइट्री। व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री इज़ टेक्स्ट दैट इज़ फोकस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन थ्रू यूजिंग स्पेसिफिक स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स। इसमें हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक लिरिकल फॉर्म के अंदर या एक रिदमिक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब 3 मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं पोइट्री की। सबसे पहली ये है कि ये एक लाइंस और स्टैंजा के फॉर्म में। सेकंड करेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसके अंदर रिदम और राइम का यूज़ होता है। और जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज जो सी है वो इंक्लूड होती है, जैसे मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्सेस एक्सेट्रा। पोइट्री की 2 टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव पोइट्री और सब्जेक्टिव पोइट्री। जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री है उसके अंदर हमारे पास नरेशन या फिर ड्रामेटिक फॉर्म के पोइट्री आ जाती है। नरेशन क्या है? कोई भी स्टोरी टेलिंग, बैलेड्स, एपिक्स, रोमांसेस इस ईटीसी। और ड्रामेटिक पोइट्री वो जो स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है सब्जेक्टिव पोइट्री। इसके अंदर आते हैं लिरिक्स, जैसे कि एलजीज, ऑड्स, हाइमन, सोनेट्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग ईटीसी। सेकंड जॉनरा ऑफ लिटरेचर है ड्रामा। व्हाट इज़ ड्रामा? अ लिटरेरी वर्क दैट टेल्स अ स्टोरी एंड इज़ मेंट टू बी एक्टेड आउट एंड परफॉर्म्ड। एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसको हम परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, जिससे राइटर का मैसेज या थीम बाहर निकल के सामने आता है। ठीक है। ये इसके अंदर 6 मेजर एलिमेंट्स हैं: प्लॉट, करैक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल्स और लास्ट पे म्यूज़िक। इन 6 चीज़ों से मिलकर एक ड्रामा एक मुकम्मल शक्ल में आता है। ड्रामा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉमेडी एंड द सेकंड वन इज़ ट्रेजेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, रिस्टोरेशन कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। इस तरह की जो भी हमारे पास परफॉर्मेंसेज होती हैं इसको हम कॉमेडी के अंदर लेके आते हैं। कॉमेडी का मतलब होता है कि बेसिकली अम्यूज़मेंट या लाफ्टर हमारे उस प्ले में से निकल के आ रहा है। और जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर हमारे पास पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं, एक सीरियस एक्शन होता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रेजेडी बेस कर रही होती है। और लास्ट पे जो ऑडियंस होती है वो जो मेन करैक्टर होता है उसके लिए सॉरी फील कर रही होती है, उसके ऊपर तरस आ रहा होता है मेन करैक्टर के ऊपर। अब जो ट्रेजेडी होती है इसके अंदर, इसके और कॉमेडी के अंदर 2 मेजर डिफरेंस है। पहला ये कि जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर जो करैक्टर होता है वो एक नोबल फैमिली से, एलीट फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है, जबकि कॉमेडी के अंदर एक जो करैक्टर होता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्स बनाया जाता है। जबकि दूसरा जो इसका है पॉइंट वो ये कि इसके अंदर पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं, एक फीलिंग ऑफ कैथारसिस होता है, फियर होता है लोगों के अंदर। और जबकि कॉमेडी के अंदर लाफ्टर जोन सा है वो उसका मेजर एलिमेंट है, अम्यूज़मेंट होती है उसके अंदर, जिससे ऑडियंस को प्लेयर महसूस होता है। अब ट्रेजेडी हमारे पास हीरोइक हो सकती है, रिवेंज हो सकती है, ट्रेजिक कॉमेडी मिक्स हो सकती है। जैसे कि द टेम्पेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ट्रेजेडी के भी एलिमेंट्स थे और साथ साथ कॉमेडी के भी एलिमेंट्स थे। सो ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी भी हमारे पास एक ट्रेजेडी हो सकती है। ट्रेजेडी जो सी है वो ऑलवेज सुपीरियर है कॉमेडी से, क्योंकि ट्रेजेडी के अंदर जो करैक्टर होता है वो एक नोबल फैमिली से, किंग होगा या कोई एक बड़ा जो करैक्टर है ना एलीट फैमिली से, वो बिलोंग कर रहा होगा। लेकिन जो कॉमेडी होगी उसके अंदर करैक्टर हमारे पास वॉर्स होगा, उसके गंदा मंदा बनाकर एक अम्यूज़मेंट निकलेगा, उसके अंदर से प्लेयर निकलेगा जिससे लोग हंसेंगे। ऊपर दिए गए लिंक पे मैंने ट्रेजेडी के एलिमेंट्स जो से हैं डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। थर्ड जॉनरा ऑफ लिटरेचर हमारे पास है फिक्शन और फोर्थ जॉनरा ऑफ लिटरेचर हमारे पास है नॉन फिक्शन। हम इसको एक साथ करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब फिक्शन क्या होता है? फिक्शन रेफर्स टू प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर क्रिएटेड बाय इमेजिनेशन। कोई भी चीज़ है जो हम इमेजिनेशन से लिखते हैं या इमेजिनेशन वाली चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारे पास फिक्शन है। इसके बरक्स नॉन फिक्शन refers to factual stories that are based on real peoples and true events। अब कोई भी चीज़ हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे पास आता है नॉन फिक्शन के अंदर। ठीक है। अब
फ़िक्शन के अंदर जो मेजर बात वो ये है कि हम कोई भी चीज़ इमेजिनेशन से जो चीज़ हम निकल के आती है सामने, वो हमारे पास है फ़िक्शन। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं वो हमारे पास है नॉन फ़िक्शन। अब फ़िक्शन के अंदर हमारे पास रोमांसेस आ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ आ सकती हैं, नॉवेल्स आ सकते हैं। और अगर हम बात करें नॉन फ़िक्शन की, तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे आ सकते हैं, पैम्फलेट्स आ सकते हैं, बायोग्राफीज़ आ सकती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ आ सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो हमारे पास नॉन फ़िक्शन है। और जो चीज़ें इमेजिनेशन से लिखी जाती हैं या इमेजिनेशन से बनती हैं वो हमारे पास फ़िक्शन है। फिफ्थ जॉनरा ऑफ लिटरेचर हमारे पास है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज़ द कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर। अब क्रिटिसिज्म में हम किसी भी लिटरेचर के वर्क को या किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी वर्क के साथ, या इवैल्यूएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उस वर्क को। ये हमारे पास क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। क्रिटिसिज्म कई किस्म की हो सकती हैं। पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट हो सकती है, साइकोएनालिटिक हो सकती है, मॉरलिस्ट हो सकती है, स्टाइलिस्टिक्स भी हो सकती है। ये हमारे पास है क्रिटिसिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक फ़ेमस प्ले को जिसका नाम है हैमलेट। ये दोस्तों बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का, और इस प्ले में शेक्सपियर ने खुद एक रोल प्ले किया है जिसका मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। हैमलेट द किंग ऑफ डेनमार्क, ये प्ले लिखा गया था 1599 से 1601 में, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1603 में। और इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में। दोस्तों, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। इस प्ले को शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्ले के करैक्टर से मिलवाना चाहूँगा। उम्मीद है करैक्टर के बाद आपको स्टोरी आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहला करैक्टर है हैमलेट। ये इस कहानी का ट्रेजिक हीरो है जो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। और इस कहानी का विलन यानी इसका चाचा अंकल क्लॉडियस है, जिसने धोखे से हैमलेट के फादर को मार दिया। और ये इसके फादर के मारने के बाद इसकी माँ से शादी भी कर लेते हैं। तो अब तक हमारे पास हो गए दो करैक्टर, हैमलेट और क्लॉडियस। ये दोनों हीरो और विलन हैं इस कहानी के। अब मैं तीसरा करैक्टर आपके सामने लाऊंगा जिससे क्लॉडियस शादी करते हैं, यानी हैमलेट की माँ गर्ट्रूड। हैमलेट की माँ ने हैमलेट के फादर की डेथ के 2 माह बाद ही क्लॉडियस से शादी कर ली। और हैमलेट के दिल में इसी बात का गुस्सा है कि मेरी माँ ने क्लॉडियस से शादी क्यों की, और वो भी इतनी जल्दी। यानी जहाँ खाना पकना चाहिए था हैमलेट के बाप की मरण पर, वो पक रहा है हैमलेट की माँ के वलीमे पर। इस बात से हैमलेट बड़ा गुस्से में था। हैमलेट कहता था कि जो मेरी माँ है ना, वो मेरे बाप के साथ सही लॉयल नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा काम किया। दोस्तों, ये तो हो गई एक फैमिली। अब मैं आपको मिलवाता हूँ दूसरी फैमिली से। इसमें पहला करैक्टर है पोलोनियस का। ये रॉयल अटेंडेंट है डेनमार्क का, यानी जिस महल की हम बात कर रहे हैं हैमलेट के महल की, इसमें ये एक दरबारी है। और इसकी एक बेटी है ओफिलिया, जिससे हैमलेट प्यार करता है, यानी कि लवर ऑफ हैमलेट। दोस्तों, गलती से इस पोलोनियस को हैमलेट मार देता है, और इसी के गम में ओफिलिया डूब कर मर जाती है। यानी पोलोनियस इसके फादर के गम में ओफिलिया डूब कर मर जाती है। और इसके बाद इनकी डेथ का बदला ओफिलिया का भाई यानी लार्टस हैमलेट से लेता है। ये पोलोनियस का बेटा है जो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हैमलेट के दोस्तों से, जिसमें सबसे पहला नाम है हैरेशो का। हैरेशो ये हैमलेट का स्कूल टाइम से फ्रेंड है, यानी जिस यूनिवर्सिटी में जिस स्कूल में हैमलेट पढ़ता था, ये उसके साथ का इसका यानी कि बेस्ट फ्रेंड था। और ये बहुत लॉयल है हैमलेट के साथ। ये इसका पक्का दोस्त है जो कहानी के आखिर तक हैमलेट का साथ देता है। रोज़नक्रेंट्ज़ एंड गुलेनस्टीन, ये दोनों भी हैमलेट के दोस्त हैं। दोस्तों, ये सब हैं इसके मेन कैरेक्टर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, हम कहानी की तरफ आते हैं वापस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक भूत से जो हूबहू डेनमार्क के राजा की तरह दिखता है, जिसका हाल ही में अभी अभी कत्ल हुआ है। और इस भूत का रोल प्ले किया जा रहा है विलियम शेक्सपियर से, यानी कि विलियम शेक्सपियर इस करैक्टर को यानी कि भूत का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो भूत है ये शाही किले के आसपास के जो किलादार हैं यानी कि जो गार्ड्स हैं उसके, उनको दिखाई पड़ता है। तो इस भूत को देखकर किले के जो गार्ड्स हैं वो डर जाते हैं।
वो जल्दी जल्दी हरेशो के पास जाते हैं। ये हरेशो एक यानी कि उसका हैमलेट का जो दोस्त है ये एक शकी किस्म का आदमी है। तो जब इसको पता चलता है भूत के बारे में तो शकी किस्म का आदमी है, ये खुद जाता है उससे मिलने। और फिर जब ये इस भूत को देखता है तो इसको भी इस बात का यकीन होने लग जाता है कि ये भूत तो डेनमार्क के राजा का ही है। अब हरेशो ने सोचा कि इस बात को मैं हैमलेट को बताता हूँ कि तुम्हारे फादर का जो भूत है वो किले के जो मेन गेट या किले की जो दीवारें हैं उनके आसपास देखा गया है। और जब हरेशो ने और गार्ड्स ने हैमलेट को बताया तो हैमलेट खुद मिलने जाता है भूत से। पहले जब भूत नज़र आता था तो किसी को कोई बात नहीं बताता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। और जब भूत हैमलेट से मिला तो भूत ने बताया कि वो तुम्हारे बाप का भूत है। और वो बताता है कि मुझे तुम्हारे चाचा यानी क्लॉडियस ने धोखे से मारा है और हैमलेट तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। और क्लॉडियस ने इसको यानी राजा को कान में पॉइजन दिया था जिससे राजा की डेथ हुई थी। अब भूत अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों हैमलेट को अभी भी इस बात पे शक है, क्या वाकई ही वो जो भूत आया था वो इसके फादर का ही था या कुछ और ही मामला है। और जो कुछ वो जो भूत कह रहा था कि इसके चाचा क्लॉडियस ने इसके फादर का मर्डर किया और वो भी धोखे से, क्या वो सच बात है कि नहीं। टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन बनी हुई है हैमलेट की कि अब इसको क्या करना चाहिए, अब इस मामले को वो कैसे देखे। अब दोस्तों हम क्लॉडियस के बारे में जानते हैं कि ये कौन था। क्लॉडियस दोस्तों हैमलेट का चचा है जो इस वक्त डेनमार्क का राजा बना हुआ है। और दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये एक नकारा राजा है, ये एक ज़हीन और समझदार इंसान है। इसने अपनी कंट्री डेनमार्क को नॉर्वे के हमलों से बचा के रखा हुआ है। नॉर्वे का राजा फॉर्टनविस बार बार डेनमार्क पर हमला करता था और इस पर कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन इस क्लॉडियस ने डेनमार्क को बहुत अच्छे से बचा के रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक दलेर राजा है। अब जब हैमलेट को पता लगता है इसके फादर के भूत से कि क्लॉडियस ने इसको धोखे से मारा है, लेकिन दोस्तों हैमलेट इस वक्त श्योर नहीं था कि क्या वाकई उसके फादर को मारा गया है या नहीं, किसी और तरीके से मरे हैं। तो क्या इस बात का ना हैमलेट को भी श्योरिटी नहीं थी। तो हैमलेट इस बात को कुछ देर के लिए टाल देता है कि वो अपने बाप का बदला लेगा, अपने बाप के मरने का बदला लेगा। पहले पक्का तो करे कि वाकई उसके बाप को मारा भी है या वैसे ही ये कोई खेल खेला जा रहा है। तो अब हैमलेट एक गेम खेलता है। वो सबके सामने पागल होने का नाटक करता है। वो कम्प्लीटली लोगों को बताना चाहता है कि वो पागल हो चुका है। कभी वो इस पागलपन में सुसाइड कर रहा होता है, तो कभी वो इस कोशिश में होता है कि वो बता रहा होता है कि ये जितनी भी औरतें उसके आसपास है वो उससे उनका भरोसा उठ गया। अब इस महल में रहता है प्लॉनियस जो एक दरबारी है। वो समझता है कि ये जो हैमलेट की हालत हुई है ना, ये मेरी बेटी के प्यार में हुई है, यानी ओफिलिया के प्यार में। अब महल में बाकी लोग जैसे इसका चाचा और इसकी माँ ये सब हैमलेट की वजह से बहुत परेशान थे। पहले पहले तो क्लॉडियस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या वाकई ये जो हैमलेट है ये पागल हो गया या एक नाटक कर रहा है। अब दोस्तों क्या होता है, हैमलेट की माँ गर्ट्रूड और इसका चाचा क्लॉडियस हैमलेट के दो दोस्तों को बुलाते हैं, रोजेनक्रेंट्स एंड गुलेनस्टेन। ये दोनों आते हैं और इनको कहा जाता है कि पता लगाओ कि हैमलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों पागल हुआ, वो कैसे पागल हुआ, इसके पीछे ना पता लगाओ कि वो क्या हुआ क्या उसके साथ जिसकी वजह से वो पागल हुआ है। इसके साथ साथ पोलोनियस भी इसकी जासूसी कर रहा होता है, हैमलेट की यानी कि जासूसी कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, यहाँ पर हमारी कहानी का जो हीरो है ना हैमलेट, ये पागलपन में अपनी ही एक प्लानिंग कर रहा होता है। हैमलेट को इस बात का पता करना है कि वाकई में इसके चाचा ने हैमलेट के फादर को मारा था। अब दोस्तों हैमलेट ने क्या किया, हैमलेट ने एक प्ले खेला, जैसे थिएटर में प्ले खेले जाते हैं ना, हाँ दोस्तों वैसे ही हैमलेट ने अपने चचा क्लॉडियस और अपनी माँ गर्ट्रूड के सामने एक प्ले खेला। और अब ये प्ले वैसा ही था जैसे हैमलेट के फादर ने हैमलेट को कहानी सुनाई थी कि कैसे किस तरह क्लॉडियस ने उसे मारा और डेनमार्क की गद्दी पर बैठ गया। अब हैमलेट देखना चाहता है कि ये प्ले देखने के बाद इसका चाचा क्लॉडियस का रिएक्शन क्या होता है। अगर वाकई ही में क्लॉडियस ने इसके फादर को मारा होगा तो क्लॉडियस के रिएक्शन से समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर ये सब कुछ झूठ है, ये जो भूत आया ये सब झूठ है। अब दोस्तों प्ले शुरू हुआ। अब इसका चाचा प्ले को देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। इसी वक्त जब मर्डर का सीन आया तो क्लॉडियस उठकर घबरा कर वहाँ से निकल गया। अब जब क्लॉडियस इस प्ले को आधे में छोड़कर चला आया
तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, यानी दाल में कुछ काला है। इस बात से क्लॉडियस का गिल्ट साबित होता है, उसका जुर्म साबित होता है, यानी कि वो जो भूत था ना वो सच्चा था बिल्कुल। अब हेमलेट को भी पक्का यकीन हो गया कि क्लॉडियस ने ही इसके फादर को मारा है, और वहाँ दूसरी तरफ क्लॉडियस को भी भरोसा हो गया कि हाँ हेमलेट कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि वो भी एक ना नाटक करने लगा हुआ है। हेमलेट जाता है अपने चाचा की तरफ ताकि वो अपने बाप की मौत का बदला ले सके। बड़े गुस्से में जाता है वो। जब वो जाता है तो क्या देखता है, इसका जो चाचा यानी क्लॉडियस वो वर्शिप में लगा हुआ है, यानी किसी एक प्रे में लगा हुआ है। अब हेमलेट इसको छोड़ देता है क्योंकि वो इसको सज़ा देना चाहता है। अगर वो इसकी वर्शिप के दौरान मारेगा तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, जो हेमलेट नहीं चाहता, वो तो इसको सज़ा देना चाहता है। अब हेमलेट की माँ इसको बुलाती है कि इसके रूम में मिले। अब जब हेमलेट इसकी माँ गर्ट्रूड के रूम में जाता है तो इसकी माँ इससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी अपने चचा क्लॉडियस के पीछे इस तरह क्यों पड़े हो। वो बातों बातों में अपनी माँ को सही सुनाता है कि तुम मेरे बाप के साथ लॉयल नहीं थी और जल्दी जल्दी तुमने शादी कर ली चाचा के साथ, तो इसी वजह से वो बड़ा गुस्सा दिखाता है। तो इसी दौरान हेमलेट को एक आवाज़ सुनाई देती है खिड़की के पीछे से। वो समझ रहा होता है कि वहाँ क्लॉडियस है जो छुप कर इनकी बातें सुन रहा है, लेकिन दोस्तों वो होता है पोलोनियस, द रॉयल अटेंडेंट, जो हेमलेट की शुरू से जासूसी कर रहा होता है। अब हेमलेट ने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ, सीधी घुसाड़ दी तलवार। अब वहाँ पर ही पोलोनियस मर जाता है, एट द स्पॉट मर जाता है। हेमलेट ने तो सोचा था कि पर्दे के पीछे इसका चचा होगा यानी क्लॉडियस होगा, लेकिन निकला पोलोनियस। अब हेमलेट के लिए तो बन गई ना परेशानी। इसने गलती से ही सही लेकिन मर्डर मर्डर तो कर दिया। अब यहाँ पर क्लॉडियस एक चाल चलता है। वो कहता है कि हेमलेट ने बहुत बड़ा गुनाह किया, यानी पोलोनियस का मर्डर करके इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अब मैं यानी क्लॉडियस हेमलेट को इसकी सज़ा से बचाने के लिए इसके दोस्तों के साथ रोज़नक्रेंट्स और गुल्डनस्टेइन के साथ इंग्लैंड भेज दूंगा। यहाँ रहेगा तो इसको सज़ा हो जाएगी। ये तो दोस्तों क्लॉडियस दिखावा कर रहा है ना, असल में तो क्लॉडियस को अपनी जान की टेंशन है कि अगर हेमलेट यहाँ रहा तो मेरी जान जो सी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो दोस्त उसके साथ भेजता है वो उसके जासूसी के तौर पर उसके साथ भेजता है। बेसिकली क्लॉडियस हेमलेट को इंग्लैंड भिजवा कर मरवाना चाहता है। अब क्लॉडियस ने क्या किया, ये जो इसके दोस्त हैं जिसके साथ हेमलेट को भेज रहा था, इन दोनों को एक लेटर पकड़ा दिया और कहा कि ये लेटर इंग्लैंड के राजा को दे देना। वो इंग्लैंड का राजा हेमलेट का वहीं चैप्टर क्लोज कर देगा। अब दोस्तों पोलोनियस का मर्डर हुआ था तो इसकी बेटी ओफिलिया अपने बाप के गम में ही मर गई। ये बैठी थी एक दरिया के किनारे अपने फादर के बारे में सोच रही थी, तो फिर पता नहीं इसको क्या हुआ, ये अचानक ही डूब कर इसने अपनी जान दे दी। ये बाप बेटी तो दोनों मर गए। अब इधर एंट्री होती है लॉर्टस की, यानी ओफिलिया के भाई की। इसको जब पता चला कि इसके फादर की डेथ हुई है और इसके फादर को हेमलेट ने मारा है, तो वो फ्रांस से वापस आ जाता है। ये दोस्तों यहाँ फ्रांस पढ़ाई के सिलसिले में गया होता है। जब इसने अपने फादर की डेथ के बारे में सुना तो फ्रांस से वापस आ गया और अपने फादर की मौत का बदला हेमलेट से लेना चाहता था। अब जब ये डेनमार्क में वापस आया तो इसके चचा ने इसको और भड़काना शुरू कर दिया, यानी क्लॉडियस ने उसको और भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारे फादर की मौत का ज़िम्मेदार हेमलेट है, तुम उसको मारो। वहाँ दूसरी तरफ जिस जहाज़ से हेमलेट को भेजा जा रहा था, इंग्लैंड भेजा जा रहा था ना उसको, इस पर कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हेमलेट इन डाकुओं से बचकर वापस डेनमार्क भाग आया। लेकिन दोस्तों हेमलेट ने यहाँ आकर भी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पोलोनियस का बेटा इसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। और जब हेमलेट को ये बात पता चली कि ओफिलिया ने भी अपने बाप के गम में अपने बाप की मौत पर अपनी जान दे दी है, तो हेमलेट को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो इसकी कब्र पर गया, वो जाना चाहता था उसकी कब्र पर। वो जब गया तो उसको वहाँ दोस्तों लॉर्टस ने पकड़ लिया और लड़ाई होने लगी। ये दोनों आपस में खूब लड़े। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया है कहानी का आखिरी हिस्सा। अब इस कहानी में इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स ये है कि एक डुअल अरेंज करवाई गई, यानी कि एक मुकाबला अरेंज करवाया गया। ये मुकाबला अरेंज करवाया क्लॉडियस ने और ये मुकाबला था हेमलेट और लॉर्टस के दरमियान। दोस्तों यहाँ पर क्लॉडियस मरवाना चाहेगा हेमलेट को,
इसीलिए इसने एक चाल चलाई। क्लॉडियस ने लाइटस को की जो तलवार थी उसके ऊपर जहर लगा दिया, और ये जहर इसलिए लगाया गया कि जब ये तलवार हैमलेट को ज़ख्मी करे तो इस जहर से हैमलेट की मौत वाक़ हो जाए। और अगर मान लो अगर गलती से भी या किसी तरीके से भी जहर हैमलेट को नहीं टच होता और वो उससे नहीं मारता और वो जीत जाता है, तो हैमलेट को एक शरबत पेश किया जाएगा, उसको एक शरबत पिलाया जाएगा जिसमें जहर मिला दिया गया है। यानी चचा क्लॉडियस ने सब कुछ सेट करके रखा है हैमलेट को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। यानी जिस शरबत को हैमलेट के लिए रखा होता है वो हैमलेट की माँ यानी गर्टरूड खुद पी लेती है। हाँ दोस्तों, उसकी माँ को नहीं पता होता कि इसमें जहर है, वो गलती से उसको पी जाती है और वहाँ पर ही फ़ौरन ही वो मर जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हैमलेट और लार्टस की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो लार्टस ने हैमलेट को अपने जहर आलूदा तलवार से ज़ख्मी कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ दोनों की तलवारें भी एक्सचेंज हो गई और जहर आलूदा तलवार हैमलेट के हाथ में आ गई। तो हैमलेट ने भी लार्टस को ज़ख्मी कर दिया और हैमलेट के हाथों लार्टस की डेथ हो जाती है। और जब इसकी डेथ होती है तो हैमलेट को पता लगता है कि इसके हाथ में जो तलवार है वो जहर आलूद है और इस तलवार से वो भी खुद भी ज़ख्मी हुआ है। तो हैमलेट ने सोचा कि वो भी मरने वाला है तो क्यों ना क्लॉडियस को भी मार दिया जाए। तो फिर हैमलेट ने क्लॉडियस को इस जहर आलूदा तलवार से मार दिया और ख़ुद भी वहीं मर गया। अब दोस्तों वहाँ पर नॉर्वे का राजा फोर्टनविस आता है डेनमार्क से जंग लड़ने। ये जब इधर आता है तो क्या देखता है कि यहाँ तो सब के सब मरे पड़े हैं, तो मैं जंग किससे लड़ूं। तब हैमलेट के दोस्त हरेशो ने नॉर्वे के राजा को सारी हैमलेट की कहानी बताई कि यहाँ क्या क्या हुआ और जंग हुई और हैमलेट कैसे मरा। तो फिर इसके बाद नॉर्वे का राजा हैमलेट को इस तरह दफन किया करता है जैसे कि एक बहादुर सिपाही को दफन किया जाता है, और इसके साथ साथ हैमलेट की कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइटिक्स को। ये बहुत फेमस वर्क है जिसको लिखा था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे। इन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी जिसमें लिटरेचर भी शामिल था। इस पोइटिक्स को उन्होंने पब्लिश करवाया था 335 BCE के आसपास, और इस टाइम जो पीरियड चल रहा था वो था क्लासिकल पीरियड। इस वर्क में अरिस्टोटल ने ड्रामेटिक थ्योरी के बारे में बताया, अलग अलग काइंड्स ऑफ पोइट्री के बारे में बताया, और इसके अलावा ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री के बारे में बताया। कॉमेडी के बारे में भी बताया, लेकिन थोड़ा बहुत। कॉमेडी के ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा था दोस्तों, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सका। यही इतना लंबा सरवाइव कर गया, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं इस पोइटिक्स में था क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क अरिस्टोटल ने लिखा क्यों। दोस्तों अरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो। उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में कहा ये जो पोइट होते हैं इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये बस अपनी इमेजिनेशंस में लिखते हैं और लिखते ही चले जाते हैं, और इनको ख़ुद नहीं पता होता ये क्या लिख रहे हैं। यानी पोइट्स अपनी इमेजिनेशन में लिखते रहते हैं और इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। प्लेटो कहता था कि पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। आर्ट कोई भी पेंटिंग होगी, पोइट्री होगी, कोई भी ट्रेजेडी होगी, या कोई भी एक आर्ट है, तो वो कहता था कि ऑल आर्ट इज़ इमिटेशन। ठीक है, कॉपी है तमाम का तमाम आर्ट, जितना भी आर्ट है वो सब का सब क्या है, कॉपी है। लेकिन ये थिंकिंग थी प्लेटो की, लेकिन जो अरिस्टोटल थे उनकी थिंकिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, प्लेटो से यानी कि बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने पोइट्री को डिफेंड करने के लिए अरिस्टोटल ने पोइटिक्स को लिखा। दोस्तों अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था और 20 साल तक स्कूल ऑफ एथेंस में इसका शागिर्द रहा। दोस्तों अरिस्टोटल प्लेटो के कॉन्सेप्ट को मानता था कि आर्ट एक इमिटेशन है यानी कॉपी है, लेकिन अरिस्टोटल कहता था कि राइटर के अपने इमोशन इस आर्ट में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अरिस्टोटल ने 3 बातों का बताया जिसकी बिनावर एक आर्ट दूसरे आर्ट से डिफरेंट होता है। द फर्स्ट वन इज़ मीडियम, देन ऑब्जेक्ट एंड मैनर। मीडियम कोई भी कलर, फॉर्म और साउंड एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक गाना है, एक गाना जो एक रोमांटिक मोड में है और एक गाना जो उनसे है वो एक सैड मोड में है, तो इन दोनों के मीडियम जो से हैं वो चेंज हो जाएंगे। एक मीडियम की वजह से एक साउंड या एक गाना दूसरे गाने से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली हमारे ह्यूमन एक्शंस जो इंसान को अच्छा भी बनाते हैं, ह्यूमन एक्शंस जो इंसान को बुरा भी बनाते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेजेडी के अंदर बात करें
तो वो इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके फॉर्चून पे बात कर रहे होते हैं, उसको किसी तरीके एक अच्छा किरदार बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब अगर हम कॉमेडी की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर कोई भी मेन करैक्टर है तो उसको वोट्स बनाने की कोशिश की जाती है, उसको गंदा तरंदा बनाकर लोगों को हंसाया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर होती है ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मैनर ऑफ इमिटेशन, यानी किसी किस मैनर के अंदर या किस तर्ज के अंदर राइटर या पोइट अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, नरेटिव फॉर्म में है, ड्रामेटिक फॉर्म में है, तो इस तरह इसका मैनर जो सा है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एक आर्ट को दूसरे आर्ट से डिफरेंट कहलाने में। दोस्तों, अरिस्टोटल ने इन 3 पॉइंट्स यानी मीडियम, ऑब्जेक्ट और मैनर ऑफ इमिटेशन, इसकी बिना पर प्लेटो के कॉन्सेप्ट को डिनाइड किया था और डिफेंड किया था पोइट्री को। दोस्तों, ये जो बुक है पोएटिक्स, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक फर्स्ट ग्रेट वर्क माना जाता है। इसके अंदर अरिस्टोटल ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया है, इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात की है और एक अच्छी पोइम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और एक अच्छी पोइम्स को पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है इसके बारे में बताया। दोस्तों, अरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी एपिक पोइट्री, ट्रेजिडी, कॉमेडी, म्यूज़िक पोइट्री, ईटीसी। अरिस्टोटल बताते हैं कि जब पोइट्री की बर्थ हुई तो ये 2 हिस्सों में बंट गई। पहली टाइप की पोइट्री जिसमें लोग नोबल हों, यानी अमीर घराना, अमीर लोग, और दूसरी टाइप ऑफ पोइट्री जो आम आदमी के लिए लिखी जाती थी एक स्टायर की फॉर्म में। अरिस्टोटल बोलते हैं कि पहले जो पोइट्री होती थी वो एक काम चलाऊ टाइप की होती थी। इसके बाद सोफोक्लीज जैसे बड़े बड़े ऑथर ने इसमें प्लॉट, डायलॉग और फिगरेटिव लैंग्वेज डाले। दोस्तों, अरिस्टोटल ने इस बुक में सबसे ज़्यादा फोकस किया है ट्रेजिडी पर, कॉमेडी पर भी किया है लेकिन थोड़ा बहुत, और फिर ट्रेजिडी क्यों डिफरेंट होती है एपिक पोइट्री से इसके बारे में बताया है। दोस्तों, ये जो कॉमेडी होती थी इसको पहले सीरियसली नहीं दिया जाता था, ट्रेजिडी के सामने इसको कुछ भी नहीं समझा जाता था। कॉमेडी में करैक्टर गंदा मंदा छोटी जगह का हो सकता था, इसके गंदे करैक्टर से कॉमेडी बनती थी। लेकिन ट्रेजिडी में करैक्टर नोबल फैमिली से ही होना चाहिए, करैक्टर में दर्द होना चाहिए, ट्रेजिडी के अंदर दर्द होना ज़रूरी है ताकि ऑडियंस इस दर्द को महसूस कर सके। तो अरिस्टोटल बोलते थे कि ट्रेजिडी तो माशरे में नोबल लोगों की लाइफ का इमिटेशन है, जबकि कॉमेडी छोटे लोगों की, आम आदमी की। ट्रेजिडी में करैक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा नोबल बनाया जाता है, जबकि कॉमेडी में ज़रूरत से ज़्यादा इसको मीन दिखाया जाता है ताकि इससे कॉमेडी निकले। उसको एक गंदा मंदा करैक्टर बनाकर दिखाया जाता है, उस पर लोग हंसते हैं और उससे फिर कॉमेडी निकलती है। अब दोस्तों, पोएटिक्स में मेनली फोकस किया गया है ट्रेजिडी और एपिक पोइट्री के दरमियान मेन डिफरेंस को। दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एपिक पोइट्री की कोई लिमिट नहीं होती, इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा सकता है। यानी 6 किताबें, 10 किताबें, 12 किताबें, ये बहुत लंबी होती है, इसकी कोई एक फ़िक्स लिमिट नहीं होती। लेकिन ट्रेजिडी में ऐसा नहीं होता, इसकी एक फ़िक्स्ड टाइम लिमिट होती है, इसको एक जगह पे परफॉर्म किया जाता है, जबकि एपिक पोइट्री को नरेट किया जाता है। यानी जो एपिक पोइट्री होती है वो एक नरेटिव फॉर्म में होती है, जबकि ट्रेजिडी जो सी होती है वो एक ड्रामेटिक फॉर्म में होती है। क्योंकि एपिक पोइट्री को परफॉर्म नहीं किया जाता, जबकि ट्रेजिडी को परफॉर्म किया जाता है। एक और डिफरेंस है, एपिक पोइट्री में एक ही टाइप का मीटर होता है, यानी कि यूनिफॉर्म मीटर होता है, हेक्सामीटर, जबकि ट्रेजिडी में एक से ज़्यादा मीटर होते हैं। ट्रेजिडी में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक एपिक पोइट्री में होना चाहिए, लेकिन एपिक पोइट्री में वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो एक ट्रेजिडी में होता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजिडी में 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला प्लॉट, फिर करैक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल्स और फिर म्यूज़िक। और इन 6 एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लॉट, जो जान होता है ट्रेजिडी की, यानी सोल होता है, क्योंकि ट्रेजिडी मुकम्मल प्लॉट पर बेस कर रही होती है। एक सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट हमेशा प्लॉट पर फोकस करता है, प्लॉट ट्रेजिडी के पूरे स्ट्रक्चर को संभाल कर रखता है। और प्लॉट में सबसे ज़रूरी चीज़ है हमार्शिया, यानी मेन करैक्टर का डाउनफॉल, चाहे किस्मत से या उसके बिहेवियर से करैक्टर का डाउनफॉल हो जाना, अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी में दुख आ जाए। अगर प्लॉट में ये सब चीज़ें हैं तो ऑडियंस भी इस दर्द को महसूस करेगी जो मेन करैक्टर महसूस कर रहा है। ऑडियंस में एक डर पैदा हो जाएगा, और ये डर इसलिए पैदा होगा कि कहीं ये जो मेन करैक्टर के साथ हुआ है ये कहीं हमारे साथ ना हो जाए, जैसे इडिपस रेक्स में।
हम बात करें एपिक पोइट्री की तो इसमें सॉन्ग्स और स्पेक्टिकल्स नहीं होते, यानी म्यूज़िक और स्पेक्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि ये नरेट की जाती है। और फिर इन द एंड अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को तमाम टाइप्स ऑफ पोइट्री से सुपीरियर बताया है कि ट्रेजेडी एपिक पोइट्री और कॉमेडी से सुपीरियर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस बुक पोइटिक्स के बारे में समझ आ गई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे D.H. लॉरेंस की एक फेमस नावल को जिसका नाम है सन्स एंड लवर्स। ये नावल D.H. लॉरेंस की लिखी गई फर्स्ट मैच्योर नावल है जिसको पब्लिश करवाया गया था 1930 में। और इस टाइम जो लिटरेरी पीरियड चल रहा था वो था मॉडर्निज़म। दोस्तों, इस नावल के अंदर एक वर्किंग क्लास फैमिली है जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी किया गया है और इनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी इस नावल में हमें D.H. लॉरेंस के रियल लाइफ इंसिडेंट्स के एलिमेंट्स और रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और वो भी इस नावल के मेन कैरेक्टर की तरह कोल माइनिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। दोस्तों, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नावल के 15 चैप्टर हैं और इस नावल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर मोरेल और मिसिस मोरेल की अर्ली लाइफ और उनकी अनहैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में, और फिर इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर मोरेल और मिसिस मोरेल के दूसरे बेटे जिसका नाम पॉल मोरेल होता है, इसकी लाइफ की हार्डशिप्स और स्ट्रगल को। दोस्तों, इस नावल में एक माँ और उसके बेटों के दरमियान इमोशनल रिलेशनशिप्स को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिसमें हस्बैंड का नाम मिस्टर वॉल्टर मॉरल, वाइफ का नाम मिसिस गर्ट्रूड मॉरल है। इस वक्त इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत है और मिस्टर मॉरल को कोई बड़ा आदमी नहीं है बल्कि एक माइनर है, मतलब एक कान में काम करता है, जैसे कोयले की कान है, कोयला निकालना वगैरह ना। कहने का मतलब है कि ये गरीब आदमी है, कोई ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं है। तो इन मियाँ बीवी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा विलियम मॉरल और दूसरी बेटी एनी मॉरल जो 5 साल की है। फैमिली कंडीशन कुछ ख़ास अच्छी ना होने के बावजूद मिसिस मॉरल एक तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ ये लोग रह रहे हैं वो जगह ये छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, नावल के इस हिस्से में दिखाया गया है कि ये जो बेटा है विलियम मॉरल, ये अपनी माँ से किस तरह बंधा हुआ है। ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, यानी माँ और बेटे का प्यार। जब भी इसकी माँ इसको कहीं छोड़कर चली जाती है या इससे कहीं दूर हो जाती है तो ये अकेला पड़ जाता है। अब जब ये दोनों बच्चे विलियम और एनी मॉरल सो जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड मिस्टर मॉरल का इंतज़ार करती है। वो बाहर गया होता है, एक शराबी आदमी है, रात को देर देर तक बाहर रहता है और शराब पीता है। दोस्तों, मिसिस मॉरल का अब जो तीसरा बच्चा होने वाला है तो वो नहीं चाहती कि ये बच्चा हो, क्योंकि फैमिली कंडीशंस कुछ ख़ास अच्छी नहीं हैं इन लोगों की। और अब तीसरा बच्चा होने वाला है, शराब पीता है, उसका शोहर जो है शराब पीता है, और वो भी मिसिस मॉरल को पसंद नहीं है। खुशी तो बेचारी को इन 2 बच्चों में दिखती है, विलियम और एनी मॉरल में। ये चाहती है कि इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे इसकी लाइफ चेंज हो जाए, यानी कि कोई चमत्कार हो जाए जिससे इसकी लाइफ जो उनसे चेंज हो जाए। अब जब ये घर साफ़ करने लगती है तो अभी इसका हस्बैंड आता है शराब पी के, शराब के नशे में। शराब के पीछे इन दोनों हस्बैंड और वाइफ में आर्गूमेंट्स होते हैं। वो कहती है कि तुम शराब पी के आया हो, वो कहता है कि नहीं, मैं शराब पी कर नहीं आया। और फिर मिस्टर मॉरल कहता है कि देखो, मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, लेकिन मिसेस मॉरल तवज्जो नहीं देती और सोने चली जाती है। अब दोस्तों, कहानी में फ्लैशबैक में जाती है। मिसेस मॉरल शादी से पहले एक गरीब फैमिली से थी। इसकी दोस्ती एक जॉन फील्ड नाम के एक आदमी से थी। जब ये 19 साल की थी तो जॉन फील्ड ने इसे एक गिफ्ट दिया था, यानी बाइबल गिफ्ट की थी उसने, जिसको अभी तक मिसेस मॉरल ने संभाल के रखा हुआ है। ये अपने इस फ्रेंड जॉन फील्ड से बोलती थी कि अगर मैं आदमी होती, अगर मैं यानी कि मेल होती, तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी, अपनी मर्ज़ी कर सकती थी। जॉन फील्ड इसको कहता था, यानी इस बात के रिस्पॉन्स में कहता था कि आदमी होना ही सब कुछ नहीं है, मतलब मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि तुमको सारी आज़ादी मिल गई है। इसके बाद जब ये 23 साल की हुई तो एक क्रिसमस पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात इनके हस्बैंड यानी वॉल्टर मॉरल से हुई।
पहले हस्बैंड तो नहीं थे, यानी कि एक फ्रेंड के तौर पर यानी कि मुलाकात हुई। मिस्टर मॉरल इस टाइम 27 साल के थे। इस पार्टी में मिस्टर मॉरल ने इनसे डांस के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। तो मिस्टर मॉरल इनके पास बैठ गए और इनके साथ बातचीत करना शुरू कर दी। ऐसे ही इनकी दोस्ती होगी और अगले क्रिसमस आने तक इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शुरुआती ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी जब तक इनके बच्चे नहीं थे। जब इनकी शादी को 7 माह हो गए तो मिसिस मॉरल को अपने हस्बैंड के कोर्ट से कुछ बिल मिले। दोस्तों, ये बिल इनके घर के फर्नीचर के थे जो अभी तक इनके हस्बैंड ने अदा नहीं किए थे। तो मिसिस मॉरल ने जाकर अपने हस्बैंड से पूछा कि ये बिल अभी तक आपने जमा क्यों नहीं किए। इस बात पर इनके हस्बैंड ने पहली बार मिसिस मॉरल को मारा और झगड़ा करने लगे। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चलता रहा और रिलेशनशिप्स जो उनसे थे मज़ीद बिगड़ते गए। इसके बाद इनका पहला बच्चा हुआ, विलियम मॉरल। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब मिसिस मॉरल सो रही थी और मिस्टर मॉरल ने अपने बेटे विलियम मॉरल के बाल काट दिए। और इस वक्त इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर और मिसिस मॉरल दोनों में दूरियां पड़ गईं। अब दोस्तों, कहानी फिर से वापस प्रेजेंट में आ गई है। अब इनके 2 बच्चे तो हैं और अब ये तीसरे बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनके तीसरे बच्चे की बर्थ होती है, जिसके होने के बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ में फिर से झगड़ा होता है। लेकिन इसके बाद यानी पॉल की बर्थ के बाद कभी कभी रियलाइज़ होता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत डरा धमका के रखता है। अब दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ जितनी भी ट्राई कर लें लेकिन इन दोनों के दरमियान कभी झगड़ा ख़त्म नहीं होता। एक दिन तो ये अपने बच्चों को लेकर बाहर पार्क में यानी किसी क्रिकेट फील्ड में गए और वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे का नाम पॉल मॉरल रखा। अब इन दोनों में फिर से एक बार लड़ाई होती है। जब मिस्टर मॉरल रात को लेट घर आते हैं और शराब पी कर आते हैं, उन्होंने खाने के लिए जल्दबाजी की और किचन में गए और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। मिसेस मॉरल पास आकर उनको बोलती है, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते। तो इस बात पर पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर मॉरल को उनका ईगो हर्ट हुआ कि क्या उन्होंने कोई चीज़ उठाकर सीधा मिसेस मॉरल के सर में मार दी, जिसकी वजह से सर फट गया और चोट लग गई और खून निकलने लगा। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर मॉरल अपने एक फेवरेट बार में चले गए और वहीं कुछ रातें गुजारी जब तक पैसे जेब में थे। जब पैसे ख़त्म हो गए तो वो वापस आए और अपनी वाइफ के पर्स से पैसे चोरी करने पर उतर आए। जब चोरी कर ली, शराब भी पी ली। अब जब मिसिस मॉरल ने देखा कि इनके पर्स से पैसे गायब हैं तो उन्होंने मिस्टर मॉरल से पूछा कि पैसे तुमने चोरी किए हैं। तो फिर मिस्टर मॉरल ऊपर कमरे में गए और अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकता और मैं जा रहा हूँ। मिसेस मॉरल ने इनको ये सोच कर जाने दिया कि एक रात के बाद 2 रात के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। परेशान होगी कि अभी तक वो आए नहीं। तो लेकिन दोस्तों, वो बाद में लौट आए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मिस्टर मॉरल बीमार रहने लगे। तो इनकी वाइफ मिसेस मॉरल ने इनकी बहुत देखभाल भी की। इनके नेबर्स ने भी हेल्प मांगी और उन्होंने हेल्प भी की, लेकिन नेबर्स कितनी हेल्प करते हैं। अब जब ये ठीक हो गए तो मिसेस मॉरल का मुकम्मल ध्यान अब अपने बच्चों पर था, स्पेशली अपने बेटों पर। इसी दौरान जब पॉल 17 माह का था तो इनके यहाँ एक और बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने ऑथर रखा। दोस्तों, ये बच्चा मिस्टर मॉरल को बहुत पसंद था। तो मिसेस मॉरल भी खुश हो गई कि चलो मिस्टर मॉरल अपने किसी बच्चे को तो पसंद करते हैं ना। अब टाइम गुजरता गया। विलियम जब 13 साल का हुआ तो मिस्टर मॉरल को एक नई जॉब मिल गई। अब दोस्तों, इसके बाद जब विलियम 19 साल का हुआ तो इसको एक नई जॉब मिली। इसको पहली जॉब मिली। विलियम एक अच्छी खासी पढ़ाई करता था और खूब मेहनती लड़का था। तो इसको एक नई जॉब मिली लंदन में। इसको मिली, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन अब इसको अपनी माँ और फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा फैमिली को। मिसेस मॉरल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इसका बेटा इसको छोड़ के जाए, क्योंकि उसकी पहले से अट्रैक्शन जो सी थी अपनी मदर की, मिसेस मॉरल की विलियम के साथ आपस में बहुत अट्रैक्शन थी और वो बहुत आपस में प्यार करते थे आपस में। खैर, जो भी हो, अब विलियम लंदन जा रहा था। अब दोस्तों, थोड़े दिनों बाद एक इंसिडेंट होता है लंदन में। स्किन की एक बीमारी की वजह से विलियम की डेथ हो जाती है। ये तो बहुत गलत होता है क्योंकि मिसेस मॉरल की तो जान बसी थी अपने बेटे विलियम में। अभी अभी अपने बेटे की डेथ के बाद मिसेस मॉरल को पता चला कि इनके एक बेटे को नमूनिया है, यानी पॉल को नमूनिया है। तो वो नहीं चाहती थी कि एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी इनके हाथ से चला जाए। तो फिर वो अपने बेटे पॉल की केयर करने में लग गई जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता।
अपनी माँ की इतनी देखभाल के बाद पॉल आखिरकार ठीक हो ही जाता है। इसके बाद दोस्तों पॉल मॉरल मीरियम नाम की किसी लड़की की रिलेशनशिप में आया। इसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इसका बेटा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। तो मिसेस मॉरल बड़ा जेलस फील करती थी इस लड़की से, क्योंकि वो एक किसान की बेटी थी जिसे पॉल पसंद करता था। और दूसरी वजह ये थी कि ये लड़की एक गरीब फैमिली से थी, इसीलिए भी मिसेस मॉरल उसको पसंद नहीं करती थी। मिसेस मॉरल समझती थी कि ये लड़की मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी, क्योंकि पॉल ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें भी कर सकता है। अब दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ती है। इस मिरियम की एक फ्रेंड, मैरिड फ्रेंड है जिसका नाम है क्लैरा। ये अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है। जब पॉल क्लैरा से मिला तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और फिर पॉल ने मिरियम को छोड़कर क्लैरा के साथ रिलेशनशिप बना लिया। इन दोनों के दरमियान बड़ा गहरा रिलेशनशिप बन गया। लेकिन दोस्तों ये लड़की क्लैरा पॉल को सिर्फ फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। मतलब ये कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ये लड़की अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे रही थी, ये कि पॉल से शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों इसी दौरान पॉल की मदर यानी मिसेस मॉरल बीमार पड़ गई और फिर पॉल ने पूरा वक्त अपनी माँ को दिया, अच्छी खासी देखभाल के बाद। लेकिन दोस्तों एट द एंड मिसेस मॉरल बच नहीं सकी और इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ की वजह इनका बेटा पॉल ही था, क्योंकि मिसेस मॉरल एक इंटेंस पेन से गुजर रही थी जो पॉल को बर्दाश्त ना था। और पॉल ने उन्हें मॉर्फीन नाम की एक पेन किलर का ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इसकी मदर की डेथ के बाद पॉल को ये लग रहा था कि इसने क्लैरा के साथ रिलेशन बनाकर अच्छा नहीं किया, और फिर इसने वापस मिरियम के साथ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अपनी माँ की डेथ के बाद पॉल बिल्कुल अकेला हो गया था। वो ख़ुदकुशी करना चाहता था, यानी सुसाइड करना चाहता था, ताकि वो अपनी माँ के पास जा सके। लेकिन दोस्तों इस नावल की एंडिंग इस तरह से दिखाई गई है कि पॉल एकदम अकेला हो जाता है, एकदम अकेला, और ये नावल एक खुली किताब की तरह ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास ए आता है या एन आता है। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास द का यूज होता है। ठीक है। अब जो ए और एन, आज हम बात करने जा रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, ए और एन की। एक इजी ट्रिक है जिसके ऊपर आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने ए और एन का यूज बगैर देखे यानी कि हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सिर्फ हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और हमें पता लग जाएगा। ए हमारे पास हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आता है, ठीक है। और जो एन है हमारे पास वोवल साउंड्स के साथ आता है। वोवल साउंड्स कौन सी? ए ई आई ओ यू, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश के फोनेटिक अल्फाबेट्स के अंदर हमारे पास 24 वोवल साउंड्स है, लेकिन हम अभी इन चीजों को देखेंगे, इनको देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वोवल साउंड्स हमारे पास ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट साउंड। इसके अलावा जो भी हमारे पास बी डी एफ, जो भी हमारे पास आगे वर्ड्स या साउंड्स बनेंगी हम उसको ले लेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैट, हैट हा का साउंड दे रहा है। हा का साउंड में हमारे पास आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमारे पास आएगा ए। इसी तरह अंकल, अंकल हमारे पास यू, ये का साउंड दे रहा है। अंकल आ का साउंड दे रहा है, सॉरी, अंकल, तो इसके साथ हमारे पास आएगा एन। एक वॉवल साउंड ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक और कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस के अंदर, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। दिस इज मैन, मैन हमारे पास क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारे पास हमेशा आ आता है। इसी तरह दिस इज डैश एप्पल, एप्पल, ठीक है, आ का साउंड आ रहा है। एप्पल हमारे पास आ का साउंड आ रहा है तो हम लिखेंगे एन। हमने यहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट वर्ड्स को नहीं देखना, या हमें ये नहीं देखना कि ये वाई है या ये ए है तो ये यू है तो हम इसके साथ एन लगा देंगे, नहीं। हमने देखना है कि साउंड कौन सी बन रही है। अब यहाँ पर देखें यूरोपियन, ये यू हमारे पास एक वॉवल वर्ड है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं यूरोपियन, ये का साउंड दे रहे हैं। ये का साउंड हमारे पास किसी भी इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। यू के अंदर ऊ का साउंड आता है, ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन के अंदर हमारे पास ये का साउंड आ रहा है तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारे पास लगता है ए। समझ लग गई इस बात की? दूसरे नंबर पर आता है एक्टर, आ का साउंड दे रहा है, साफ जाहिर है ए। अब यहां पर आता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारे पास क्या साउंड दे रहा है? यूनिवर्सिटी हमारे पास ये का साउंड दे रहा है। दोस्तों आप कमेंट में करके बताएं कि ये यहां पर
ए आएगा या एन आएगा। पहले आपने इसकी साउंड देखनी है कि ये साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर तो ये वाली साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ठीक है, अगर ये वाली साउंड में प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो यहाँ पर आ आएगा। मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की। एक होती है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वहां पर हम द यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि ए हमने कहां पे लगाना है सेंटेंस में और हमने एन कहां पे लगाना है सेंटेंस में। सबसे पहली बात, ए हमारे पास वहां पर लगेगा जहां पर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड, सिर्फ कॉन्सोनेंट से काम नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे वॉवल साउंड्स, ए आई ओ यू, ठीक है। साउंड्स जो हमारे पास लगेंगी एन के साथ वो हमारे पास वॉवल साउंड्स होंगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैन, मैन हमारे पास ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट के साथ हमारे पास आएगा ए, अमेन, ठीक है। दिस इज आमेन, ठीक है। हैट, हा की साउंड आ रही है, हा की साउंड हमारे पास है कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो हमारे पास वॉवल साउंड से अलग साउंड्स होंगी उसको हम कहेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे आ, ठीक है। जो हमारे पास वॉवल साउंड्स होंगी उनके साथ हम एन लगाएंगे, जो वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड होंगी उनके साथ हम आ लगाएंगे। तो यहां पर आएगा आ हैट। एप्पल, आ की साउंड आ रही है, आ की साउंड हमारे पास एन एप्पल। यूरोपियन, ये बात यहां पे समझने वाली है। यूरोपियन ये है हमारे पास एक वॉवल, यूरोपियन हमारे पास यहाँ पे ई कौन सा है, वो वर्ड है हमारे पास वॉवल साउंड। अब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे यूरोपियन, ये की साउंड आ रही है, ये की साउंड हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारे पास आ लगेगा। आ यूरोपियन सिविलाइजेशन या आ यूरोपियन, ठीक है। उसके बाद एक्टर, आ की साउंड, आ की साउंड है तो हमारे पास एन, अंगल, यू, आ, अंकल की साउंड आ रही है वॉवल साउंड के अंदर, तो वॉवल साउंड के साथ हमारे पास लगेगा एन। और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये हमारे पास एक कॉन्सोनेंट्स के अंदर आता है। ये की साउंड जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है। वर्ड हमारे पास वॉवल है लेकिन साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा हमारे पास आ लगता है, ठीक है। दिस इज आमेन, आई हैव आ हैट, दिस इज एन एप्पल एंड अ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इन तीन के सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फिल इन द ब्लैंक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डू कहाँ पे लगना है और टू डू कहाँ पे लगना है। अब ये डू है ना हमारे पास हमेशा मॉडल वर्ब के साथ लगता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास ये लगता है। और जो दूसरे होते हैं नॉर्मल वर्ब्स उनके साथ हमारे पास उसको लिंक करने के लिए टू का इस्तेमाल होता है, वर्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टू का इस्तेमाल होता है। आई कैन डैश दिस जॉब, आई कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है तो इसके जरिए हमारे पास आएगा आई कैन डू दिस जॉब। इसी तरह है दूसरा हमारे पास आई वॉन्ट डैश इट, आई वॉन्ट हमारे पास जो से है नॉर्मल वर्ब है, नॉर्मल वर्ब के साथ हमेशा हमारे पास टू डू आएगा, ठीक है। लेट मी डैश इट, ये एक स्पेशल टर्म है। लेट मी के साथ हमेशा हमारे पास डू का यूज होगा, ठीक है। लेट मी के साथ हमेशा हमारे पास डू का यूज होगा। फोर्थ है हमारे पास आई मस्ट डैश इट, मस्ट क्या है हमारे पास एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हमारे पास डू का यूज होगा। फिफ्थ वन इज आई नीड इट, ठीक है। दोस्तों ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इधर क्या आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ हैज और हैव। हैज और हैव कहाँ पे सेंटेंस में यूज होता है आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हैज कहाँ पे यूज होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ, ही शी इट के साथ हमारे पास हमेशा हैज यूज होगा। इसके बरक्स हैव हमारे पास हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। आई वी दे यू, एक या एक से ज्यादा चीजों के लिए हमारे पास हैव यूज होगा और एक चीज के लिए या एक शख्स के लिए हमारे पास हैज का यूज होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बर्ड्स डैश विंग्स। इस एस को देखकर अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, तो यहां पर आएगा बर्ड्स हैव विंग्स। वी डैश टू रेंट अ कार, डैश वी हमारे पास प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर आएगा वी हैव टू रेंट अ कार। ही डैश अ लैपटॉप, ही हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर के साथ हमारे पास हमेशा हैज आएगा। अली डैश हैज बीन गोइंग टू लाहौर, अली एक सिंगुलर है, एक इंसान एक शख्स है तो उसके साथ हमारे पास हैज आएगा। यू डैश टू गो टू स्कूल, यू हमारे पास एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमारे पास हमेशा हैव आएगा, ठीक है। आई डैश प्लेड क्रिकेट, आई हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने इस चैनल इंग्लिश बैकलरेट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव हमारे पास कहाँ पे यूज़ होगा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हैज़ हमारे पास हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म के साथ लगेगा और हैव हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होगा। आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहले हैज़ हमारे पास ही, शी, इट, इन तीन चीज़ों के साथ हमारे पास हैज़ लगेगा। और हैव हमारे पास आई, हुई, दे, यू, इन तमाम चीज़ों के साथ हमारे पास प्लूरल फॉर्म के साथ हमारे पास हैव लगेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ लग जाएगी कि कैसे हम हैज़ और हैव को सेंटेंसेस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, बर्ड डैश विंग्स, इस एस को देखकर हमारे पास अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास ये एक प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा हमारे पास हैव आएगा। ठीक है, सेकंड चीज, वी डैश टू रेंट अ कार, वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास एक प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म के साथ हमारे पास हमेशा हैव आएगा। वी हैव टू रेंट अ कार। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ही डैश अ लैपटॉप, ही हमारे पास क्या है, ही हमारे पास एक सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा हमारे पास हैज आएगा। ठीक है, ही हैज अ लैपटॉप। फोर्थ है अली डैश बीन टू लाहौर, अली एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा हमारे पास हैज आता है। आई डैश प्लेड क्रिकेट, अब ये आई के साथ क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।
Thank you for watching this video. Make sure to press like and subscribe button for more amazing videos.